दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2019 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 10 64 बीपीएससी में कि भारत में आयकर आधार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो देखिए ये तो 2019 का क्वेश्चन था। अगर आप एग्जाम देने वाले हो 2022 में तो ये क्वेश्चन 2022 में भी आ सकता है कि भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो फरवरी 2022 में बजट आने वाला है और तब क्या क्या सुधार होंगे उसके बारे में हम आगे फर्दर एक वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो कि 2021 तक जो बजट था और सरकार जो प्रत्यक्ष कर आप कह सकते हो में कौन कौन से सुधार किए हैं जिससे कि टैक्स का बेस बढ़े, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दो तरीके से टैक्स के बेस को बढ़ाया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि कर की दरों में कमी की जाए, कर की दरों में कमी। ठीक है, और ये जो आयकर होता है ये दो लोगों पे लगता है। एक तो व्यक्तिगत आयकर होता है यानी कि जो व्यक्ति पैसे कमा रहा है उस पर लगता है, और एक निगम कर भी होता है जो कंपनियों की आय पे लगता है, उसको बोलते हैं निगम कर। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, यानी कि करों की दरों में कमी की जाए। दूसरा, करों की जो चोरी है, करों की जो चोरी है उसको आसान बनाया जाए। करों की चोरी को रोका जाए, आसानी बनाया जाए, करों की चोरी को रोका जाए। तीसरा, जो कर प्रणाली है, जो कर प्रणाली जटिल है उसको आसान बनाया जाए। यानी कि 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे तब जाके कोई भी कर सिस्टम में जो लोग हैं वो बढ़ेंगे। तीसरा, जो कानूनी अड़चनें हैं यानी कि जो कानूनी दबाव होते हैं, कानूनी जो अड़चन आती है उसको रोका जाए। ये अड़चन ऐसे लिखते हैं, अड़चन जो आती है उसको रोका जाए यानी उसको कम से कम किया जाए। इसके अलावा जितनी इकोनॉमी जो होगी वो कैशलेस होगी, उतना ही ज्यादा लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स करेंगे। यानी कि अगर किसी भी देश की सरकार को अपना टैक्स बेस बढ़ाना है तो इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। अगर आप भारत को देखोगे तो भारत ने इन तमाम मुद्दों पे काम किया है। इस टॉपिक को मैं आपको बताऊं उससे पहले हमने आपको एक टॉपिक बताया था जिसमें हमने आपको बताया था लेफर कर्व के बारे में कि इस तरीके का बेस होता है। यानी कि यहां पे हम बात कर रहे हैं कर की दर की और ये कर राजस्व की। तो यहां पे आप देखिए सबसे ज्यादा कर जो है वो इस जगह नहीं है। यानी कि सरकार अगर 60% 70% टैक्स लगाएगी तो लोगों के कार्य करने और उत्पादन करने की क्षमता पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो यहां पे आप देखिए टैक्स रेवेन्यू कम है, यानी कि सरकार को एक उस स्थिति में लाना है जहां पे सरकार की टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो, यानी कि आइडियल टैक्स कंडीशन। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो लोगों के कार्य करने की और बचत करने की जो इच्छा है और क्षमता है उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। तो कौन कौन से सुधार किए गए हैं भारत द्वारा उसके बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं बच्चों। सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स की बात हम कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है मैं आपको बता देता हूं। कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट कर। देखिए जो कॉर्पोरेट कर होता है मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं कि जो कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी दो तरीके की हो सकती है, तो वो भारतीय हो सकती है या वो विदेशी हो सकती है। दोनों के लिए टैक्स प्रोविजन अलग अलग है। हम नॉर्मल एक बात कर रहे हैं बच्चों, आप बच्चों से, कंपनी है पहले वो अपनी कमाई करेगी, उसके बाद लीजिए किसी कंपनी की कमाई है 1 लाख है, उसके बाद वो खर्चा दिखाएगी अपना सारा खर्चा, मान लीजिए 50,000 है। मैं सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूं। यानी कंपनी के जो 50,000 रुपए है इस पर कंपनी को अब टैक्स भरना पड़ेगा। इसे बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। यानी कि कंपनी की जो कमाई है उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। अब सरकार द्वारा कई तरीके की छूट दी गई हैं, कई तरीके के प्रोविजन दिए गए हैं, कई तरीके के, एक तरीके से आप कह सकते हो छूट दे रखी हैं। तो अब इस तरीके का प्रोविजन किया है कि अगर कोई भी कंपनी छूट नहीं लेती है तो वो मात्र 22% का टैक्स भर सकती है, जो कि पहले 30% था और कई जमाने में तो 40% तक रहा है। यानी कि अब इस तरीके का प्रोविजन किया गया है कि आप केवल 30% टैक्स भर के, यानी कि 22% टैक्स भर के
अब ये 22% टैक्स है, लेकिन जब आप इसमें सरचार्ज वगैरह लगता है तो ये जो टैक्स जाके बैठता है 25.07% बैठता है, यानी कि लगभग 25% टैक्स आप मान लीजिए। तो वो एक प्रोविजन किया गया है कि मात्र 22% टैक्स भर के, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो काम करेंगी, अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि कई खर्चों में उन्होंने वो खर्चा भी किया हो जो उनके पर्सनल यूज में आया हो, जबकि वास्तव में वो कंपनी का खर्चा रहा हो। तो ये सारे के सारे प्रोविजन किए गए। इसके अतिरिक्त कुछ घरेलू जो विनिर्माण कंपनी है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ 1 अक्टूबर 2019 के बाद में, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जुड़ी हुई हैं और 2023 तक अपना उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं, तो उनको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि वो किसी भी तरीके का जो अधिभार है और उपकर है, मतलब ये सब तो उनको देने ही पड़ेंगे, यानी किसी तरीके का जो प्रोत्साहन है वो ना लें। तो इस तरीके का प्रोविजन किया गया है बच्चों। इसके अलावा आप कह सकते हो अगर कंपनी ने मैट का भुगतान किया है तो उनको पहले तो मैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि उनको दोबारा से नहीं पेमेंट करना है। तो ये सारी की सारी बातें बच्चों, यानी कि सबसे पहला आप इसको बताओ कि कॉर्पोरेट टैक्स को किस तरीके से सरकारों ने कम किया है, और इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो है वो भारत में अपने उद्योग स्थापित करें। दूसरी बात करें हम व्यक्तिगत आयकर की। देखिए व्यक्तिगत आयकर के बारे में भी हम समझेंगे बच्चों कि व्यक्तिगत आयकर क्या होता है। व्यक्तिगत आयकर के बारे में, व्यक्तिगत आयकर आपको पता ही है, व्यक्तिगत व्यक्तियों की आय पर लगने वाला कर व्यक्तिगत आयकर है। और व्यक्तिगत आयकर में अब 2 तरीके के प्रोविजन किए गए हैं, जिसमें एक तो न्यू स्कीम है, न्यू टैक्स स्कीम है, ओल्ड टैक्स स्कीम है। यानी कि पहले जो एंट्री लेवल पर जो, देखिए अब मैं आपको वैसे बता देता हूं, अगर मान लीजिए किसी की इनकम 5.5 लाख रुपए है मान लीजिए, तो 50,000 रुपए का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, यानी कि 5 लाख रुपए पर उसकी टैक्सेबल इनकम हुई। हम सिंपल मान लेते हैं कि उसने किसी भी प्रकार की बचत नहीं की है। अब अगर सपोज कीजिए कि इस केस में 2.5 लाख रुपए तक तो उसकी टैक्सेबल नहीं है 2.5 लाख रुपए तो टैक्सेबल नहीं है, और अगर 2.5 लाख रुपए पे टैक्स बनता भी है तो 5% की एंट्री लेवल टैक्स बना दिया गया है, यानी कि जो कि बनता है 12,500 रुपए, और इसको भी छूट देने की बात की गई है। यानी कि जो टैक्स का जो रेट है, अब आप देखोगे तो 5%, 20%, 30% है। इसके अलावा अगर आप न्यू स्कीम में जाते हो तो 5%, 10%, 15%, लेकिन वो तब लगेगा जब आप किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं लेते। लेकिन बेनिफिट की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक की तो आपकी एटीसी के अंदर छूट मिल जाती है। इसके अलावा आप एटीडी के अंदर छूट ले सकते हो, मेडिकल इंश्योरेंस की। इसके अलावा आप होम लोन का जो आप दिया है उसका इंटरेस्ट आप वापस ले सकते हो। तो कई तरीके की छूटें देने की बात की गई है। यानी कि इस केस में जो व्यक्तिगत कर है, व्यक्तिगत कर जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इस केस में जो टैक्स का जो स्लैब है वो कम किया गया है। और यहां पे बच्चों एक और बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर कोई मान लीजिए कंपनी सहकारी समिति है तो उनको 22% की दरों पर टैक्स देने की छूट दी गई है। तो ये सारे के सारे बातें, यानी कि जो विकल्प दिया गया है व्यक्तियों को भी कि चाहे तो वो न्यू पेंशन स्कीम यूज करें, चाहे तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम में रहें। यानी कि अगर किसी करदाता की आय बहुत ज्यादा है तो वो न्यू पेंशन बोल रहा हूं, न्यू टैक्स रिजीम में जाके फायदा उठा सकता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको समझनी है। इसके अलावा बच्चों एक और टैक्स लगता था, मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा। वो है, उसको बोलते हैं डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मैं आपको ये भी बता देता हूं डीडीटी क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट में है या स्टॉक मार्केट में भी नहीं है, मान लीजिए कंपनी है, तो कंपनी ने टैक्स भरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उस पर टैक्स भरेगा, और फिर एक इंडिविजुअल के पास वो पैसा आ जाएगा। अब इस तरीके की टैक्स को कम किया गया है, यानी कि जो कंपनियां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जो टैक्स लगाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब डिविडेंड अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और मुझे डिविडेंड मिल रहा है, मान लीजिए मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो पहले क्या करता था, डिविडेंड पर ही टैक्स लगा देती थी और फिर उस डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था शेयर होल्डर के बीच में। लेकिन वर्तमान में इस तरीके का प्रोविजन किया गया है कि जो डिविडेंड है वो डायरेक्ट जो शेयर होल्डर है उसके पास पहुंचा दिया जाएगा और शेयर होल्डर की जिम्मेदारी होगी अब टैक्स भरने की। तो ये सारे की सारी बातें हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोविजन किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं ताकि जो टैक्स रेट है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा करदाताओं को आसान बनाने के लिए, करके आसान बनाने के लिए देखिए वो कौन कौन से कदम सरकार ने उठाए वो भी हम एक बार डिस्कस करते हैं बच्चों। ओहो एक मिनट, ठीक है। तो इसके अलावा करदाताओं का अनुपालन में आसानी। देखिए होता क्या है बच्चों, जो टैक्स है ना, मतलब टैक्सेशन, वो एक बहुत ही जटिल प्रणाली है
और जो टैक्स मतलब एक तरीके से जो टैक्स ऑफिसर है वो बहुत खतरनाक प्राणी माना जाता है, यानी कि वो उससे हर कोई डरता है। तो यहां पर एक स्कीम लॉन्च करने की बात की गई है, वो फेसलेस स्कीम है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज कीजिए मुझे कंपनी को भेजना है मेल, मैं मेल भेजता हूं मान लीजिए कंपनी को, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अब मुझे नहीं पता कि वो एम्प्लॉय कौन है, लेकिन उसके पास मेरा मेल आईडी मिल गया उसके पास में, यानी कि वो मेल आईडी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकता है चाहे तो, यानी कि मुझे बोल सकता है कि अगर आपने मेरा ये काम नहीं किया या आप मेरे को ये नहीं करोगे तो मैं आप पे ये फाइन लगा सकता हूं। यानी कि मेल सिस्टम में ये बड़ी दिक्कत है। हो सकता है वो मेल के थ्रू मुझसे फाइन पैसा मांग ले। यानी कि यहां पर दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मेल के थ्रू उनका इंटरेक्शन है। अब यहां पे फेसलेस स्कीम में इस तरीके से प्रोविजन किया गया है कि एक यूनिक नंबर आपको दिया जाएगा, यानी कि जो टैक्स पेयर है उसको नहीं पता कि ऑफिसर कौन है, ऑफिसर को नहीं पता कि क्लाइंट कौन है, यानी कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और जो भी होगा वो बिना किसी इंटरेक्शन के, बिना किसी कांटेक्ट के, आपके जो भी मतलब एक तरीके से जो भी डिस्प्यूट होंगे वो बिना किसी कांटेक्ट के होंगे। यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो काफी ज्यादा था, इसे कम करने के लिए सारा का सारा प्रोविजन बच्चों किया गया है। तो ये सारी की सारी स्कीमें, यानी कि एक तरीके से इसमें किसी भी तरीके से लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होगी, और बिना किसी मतलब एक तरीके से इशू के, बिना किसी इंटरेक्शन के आप जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये शुरू किया गया था बच्चों 2019 सितंबर 2019 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अलावा पहचान रहित अपील, देखिए ये भी हमें समझना पड़ेगा। अगर एक हमारे पास अपीलिंग अथॉरिटी है इनकम टैक्स में भी या डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में, उसके लिए भी यही प्रोविजन किया गया कि आप बिना किसी पहचान के अपील कर सकते हो। 25 सितंबर 2020 को पहचान रहित अपील योजना की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत जो आप अपील है वो आयकर आयुक्त को के बीच जो अपील करता है और आयकर आयुक्त है उसके बीच किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं होता। यहां पे कर निर्धारण के लिए थी, यहां पे हमारा अपील के लिए है। इसके अलावा दस्तावेज पहचान संख्या भी जारी की जाएगी, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 से जारी की गई है। इसमें बेसिकली जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपील है, इससे बना देते हैं ब्लैक से, जो अपील की जा रही है या जो अन्वेषण किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट होगा उसको यूनिक नंबर दिया जाएगा। जैसे देखिए ओटीपी आता है आपके पास में, ओटीपी, तो ओटीपी भेजने वाले को नहीं पता कि आपके पास ओटीपी नंबर क्या गया है और आपको नहीं पता कि ओटीपी किसने भेजा है। मतलब कंपनी में ओटीपी का प्रोविजन इस तरीके से बनाया गया है, यूनिक नंबर है। इसी तरीके से ये भी एक तरीके का यूनिक नंबर देने की बात की गई है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को। इसके अलावा बच्चों सुविधाजनक बनाने के लिए एक और काम किया गया है, इसका यूज तो देखिए मैंने भी किया है। इस बार क्या हुआ बच्चों, जब मैं इनकम टैक्स भरने के लिए वेबसाइट पे गया तो मैंने पाया कि इनकम टैक्स भरना तो बहुत ही आसान था, क्योंकि सब कुछ देखिए जहां जहां से आपकी इनकम हुई है वो पहले से इनकम टैक्स में भरा हुआ है। जितने भी सोर्सेज से आपकी इनकम हुई है, चाहे वो डिविडेंड से हुई हो, चाहे वो रेंट से हुई हो, रेंट से तो अगर किसी ने टीडीएस काटा होगा तो रेंट की वाला शो करेगा, चाहे वो किसी जगह मतलब आप कह सकते हो मान लीजिए हमने कॉपी चेक की है यूनिवर्सिटी की, वहां से हमारी जो इनकम हुई थी वो भी उनमें रिफ्लेक्ट कर रही थी। जो हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, मतलब कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो तो थी, लेकिन कॉलेज के अलावा भी हम कई जगह फैकल्टी के रूप में पढ़ाते हैं, वो भी हमारी इनकम वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो बच्चों मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से पहले से ही पूरा का पूरा भरा हुआ एक तरीके का बैलेंस शीट, मतलब एक तरीके का परफॉर्मा था, आपको बहुत ही आसान था, जिसमें ब्याज, आपका डिविडेंड, आपके लाभ, सब कुछ की डिटेल उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद थी। तो ये भी बच्चों सुधार है एक तरीके का, ताकि आसानी से आप उसको भर सको। ओके बच्चों, इसके अलावा स्टार्टअप के लिए अनुपालन मापदंडों का सरलीकरण किया गया है। देखिए स्टार्टअप जो है ना, अगर आप किसी भी स्टार्टअप को बड़ी भारी मात्रा में टैक्स के फंदे में फंसा दोगे, टैक्स उसके इंपोज कर दोगे तो बहुत ही दिक्कत आएगी। तो इन सबको सरलीकरण करने की बात की गई है, यानी कि एंजल कर में छूट, स्टार्टअप समर्पित इकाइयों का गठन शामिल है। इसके अलावा अभियोजन में मापदंडों में छूट, यानी कि जो आप एक्ट कर रहे हैं उसके मापदंडों को छूट देने की बात की गई है। तो ये सारे के सारे प्रोविजन है। तीसरा पॉइंट है बच्चों मुकदमेबाजी में कमी। देखिए विवाद से विश्वास तक, मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा की कि जो टैक्स दाता है, आप जो ऑनेस्ट टैक्स दाता है उसका ऑनर होना चाहिए। एक्चुअल में जो टैक्स सिस्टम है वो इस तरीके से मान के चलता है कि जो भी टैक्स पेयर है उसने कोई ना कोई चोरी की होगी, कोई ना कोई एक तरीके से आप कह सकते हो टैक्स कम भरा होगा। लेकिन यहां पे उन्होंने बात की कि जो ऑनर्स है, जो 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 ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको ऑनर मिलना चाहिए। यही है विवाद से विश्वास तक का, यानी कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष करों के संबंधित जो विवाद हैं वो आयुक्त स्तर पर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम जगह लंबित हैं। तो इनको जल्दी से जल्दी
खत्म करने की बारे में ये प्रोविजन किया गया है बच्चों, क्योंकि इससे क्या होता है, दोनों का ही संसाधन खत्म होता है। टैक्स पेयर का भी समय खराब हो रहा है और टैक्स जो अथॉरिटी है उसका भी समय बर्बाद हो रहा है। तो जो टैक्स की जो मुकदमेबाजी है उसको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए ये प्रोविजन किया गया है, यानी कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास तक अधिनियम जो बनाया गया है बच्चों। ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया है आप कह सकते हो 2020 में, 17 मार्च 2020 को इसको लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कोशिश की गई है कि जितने भी विवाद हों वो जल्द मुकदमेबाजी की जो या विवाद हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट किए जाएं लोअर लेवल पे ही। इसके अलावा अगर फिर भी कोई अपील करनी पड़ जाती है तो अपील करने के लिए देखिए कई प्लेटफॉर्म है। अपील करने की जो लिमिट है, यानी कि लोअर लेवल पर आप सेट आउट कर लो 20 लाख। जैसे आप कंज्यूमर कोर्ट में देखिए, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट होती है, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट है, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है, और कंज्यूमर कोर्ट का जो आप जहां पे अप्लाई करते हो वो लिमिट के बेस पर किया गया है। उसी तरीके से यहां पे भी लिमिट की सीमा बढ़ा दी गई है। अब 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक के जो विवाद होंगे वो रखे जाएंगे ITAT के, यानी कि ये ट्रिब्यूनल है इनकम टैक्स का। इसके अलावा उच्च न्यायालय के समक्ष जो अपील होगी वो 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच होगी, और जो उच्चतम न्यायालय होगा, जो सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक की सीमा रखी गई है। यानी कि कानूनी जटिलता को दूर करने की बात की गई है, यानी कि 20 लाख से नीचे के होंगे वो लोअर लेवल पे ही सॉर्ट आउट करने की बात इसमें की गई है। इसके अलावा बच्चों डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के कई सारे प्रयास किए गए हैं। देखिए डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं, और कई सारे प्रयासों में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले नगद निकासी पर आपको TDS देना पड़ेगा, यानी कि एक अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया है धारा 194N के तहत। इसके अंतर्गत अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा निकालते हो, यानी कि 1 करोड़ रुपए से अगर नगद निकालते हो तो आपको 2% तक का TDS देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए पैसा निकाला तो आपको 2% का TDS कट के मिलेगा पैसा। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए विवरणी दाखिल नहीं करते हो तो आपको 20 लाख रुपए तक का ये लिमिट है निकालने की, और अगर आपने मान लीजिए विवरणी दाखिल नहीं करने वाले हैं, अगर 1 करोड़ रुपए निकाला तो उनको 5% तक का टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, TDS देना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की बात की गई है। देखिए आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन हैं, और ये क्या करते हैं अपने, अगर इनकी मान लीजिए टर्नओवर जो है वो 50 लाख रुपए से कम है, तो इनको कहा गया है कि आप प्रेजम्प्टेड बेसिस पे अपना इनकम टैक्स भरिए। यानी कि इनके खातों को बनाने की जरूरत नहीं है, इनको अपने अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो भी इनकी प्रेजम्प्टेड बेसिस है, अब उसमें रखा गया है कि अगर मान लीजिए आप डिजिटल लेन देन कर रहे हो तो मात्र 6% ऑफ इनकम, यानी कि आपकी इनकम अगर 50 लाख रुपए है, अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए सपोज कीजिए इनकम, तो 20 लाख रुपए का आप 1,20,000 रुपए आप प्रॉफिट मान के आप टैक्स भर दीजिए। लेकिन ये केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनको इनकम जो है वो डिजिटल पेमेंट से हो रही है। जैसे मेरा केस में आप देखिए, मेरा 100% पैसा जो है वो डिजिटल पेमेंट से आता है, क्योंकि बच्चा बिहार में है, बच्चा यूपी में है, बच्चा राजस्थान में है, सब के सब मुझे डिजिटल पेमेंट के थ्रू पैसे देते हैं। अब क्योंकि मेरा खर्चा भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम खर्चा नहीं करते, हमारे पास भी कई सारे इंप्लॉइज हैं जिनको हमें सैलरी देनी पड़ती है, पूरा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, तो ये सारे के सारे खर्चे। अब इन खर्चों को काटने के बाद हम ये मतलब, लेकिन इसके लिए हम अकाउंट मेंटेन नहीं करते, हमने CA नहीं रखा मान लीजिए, तो ये सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि 50 करोड़ रुपए, सॉरी यहां पे हम बात कर रहे थे, हाँ यहां तक बात कर रहे थे इस वाले पे। तो ये जो मौजूदा है, पहले 8% था, 8% से घटाकर 6% कर दिया गया, यानी कि 8% की जगह 6% कर दिया गया है। यानी कि अगर आप डिजिटल पेमेंट ले रहे हो तो मात्र प्रेजेंटेड बेसिस पे 6% अपना प्रॉफिट दिखाकर आप उस पर इनकम टैक्स भर सकते हो। लेकिन बच्चों ये प्रोविजन कर चोरी के लिए नहीं है। अगर आप 6% तो मिनिमम है, आप 12% भरो, 15% भरो, 20% भरो, लेकिन 6% तक तो आपको भरना ही पड़ेगा। इस तरीके का बच्चों प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा यह भी बात की गई है कि अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है, तो उसको डिजिटल मोड से पेमेंट को स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं इंश्योरेंस कराने जाता हूं, मैं बजाज का इंश्योरेंस लिया है, SBI का इंश्योरेंस लिया है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, यहां पे आप डिजिटल मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। और याद रखिएगा, डिजिटल मोड के थ्रू पेमेंट करने समय ये किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं कर सकती है, ये भी आपको याद रखना। देखिए मैं आपको बताता हूं एक तरीके से कि डिजिटल पेमेंट करते समय ये कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकती है। इसके अलावा बच्चों कैश विड्रॉल, कैश का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको कम करने की प्रोविजन बात की गई है। देखिए 2 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि अब रोक दी गई है। अगर आपको 2 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि आप नहीं निकाल सकते हो एज ए इंडिविजुअल। इसके अलावा अगर आप डोनेशन करते हो तो पहले 10,000 रुपए था कैश में डोनेशन करना, अब आप कैश में, अब जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बता देता हूं, मैं मतलब
मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर सपोज कीजिए आप कैश किसी को डोनेशन देते हो तो कैश डोनेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता। डोनेशन हमेशा आपसे एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि आपका होगा, एक तरीके से आप कह सकते हो या तो आप पेटीएम के थ्रू करो, गूगल पे के थ्रू करो, चेक के थ्रू करो, लेकिन केवल 2000 रुपए तक का ही आप पेमेंट कर सकते हो कैश में। और राजनीतिक दलों के लिए भी ये 2000 रुपए की लिमिट बनाई गई है बच्चों, यानी कि आप केवल 2000 रुपए तक का ही पेमेंट आप कर सकते हो कैश में। बाकी का अगर आपको पेमेंट करना है कैश में तो केवल 2000 है, बाकी का आप चेक के ड्राम या ऑनलाइन पेमेंट आप कीजिए किसी भी तरीके से। इसके अलावा जो कैश ट्रांजैक्शन का जो है यानी कि नगद व्यापार का जो है वो 20,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि आप जो कैश ट्रांजैक्शन है उसके लिए हालांकि लोग करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये बात की गई है कि जो कैश ट्रांजैक्शन है वो 20,000 की जगह 10,000 रुपए तक चेक तय कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे बच्चों तरीके जो सरकार अपना रही है। इसके अलावा कर अपवचन पर अंकुश लगाने के लिए कर बेस के दायरे में वृद्धि। तो कर अपवचन जो है यानी कि टैक्सों की जो चोरी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और टैक्स चोरी को किस तरीके से रोका जाए इसके लिए सरकार ने क्या किया है, अगर कोई विदेशों में जमा काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए काला धन और कर आरोपित अधिनियम 2015 में लागू किया गया है, और इसको 2015 से लागू कर दिया गया, यानी एक तरीके से विदेशों में काला धन जाने से रोकने के लिए प्रोविजन बनाया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक बेनामी कानून लागू किया है। बेनामी कानून जो है वो 2016 में लागू किया गया। बेनामी संपत्ति क्या होती है बच्चों? बेनामी संपत्ति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बेनामी संपत्ति मतलब ये नहीं है उसका कोई मालिक नहीं है, लेकिन बेनामी संपत्ति वो होती है, जैसे मान लीजिए बेनामी संपत्ति क्या है। अब ऐसा नहीं है कि मैं 10 मकान नहीं खरीद सकता, मैं खरीद सकता हूं, मैं 20 मकान भी खरीद सकता हूं, लेकिन मेरे पास इनकम का सोर्स होना चाहिए, इनकम सोर्स होना चाहिए, और बाकायदा मैंने उस इनकम सोर्स पर टैक्स बना होना चाहिए। यानी कि जो भी मेरी आय है, आय के जो स्रोत है उस पर मैंने जो कर दिया है, उसके बाद जो मुझे बचा है उससे मैं जो मर्जी खरीदूं। बेनामी संपत्ति में क्या होता है कि मालिक कोई और होता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने नौकर को, अपने कर्मचारी को, जिसको पता भी नहीं होता कि मैं इस जमीन का मालिक हूं, उसको मालिक बना देता है फ्रॉड पेपर के माध्यम से। तो सरकार ने इस तरीके की संपत्तियों को एक तरीके से जो बेनामी लाभ करता है उनके खिलाफ कानून बनाया, और इस तरीके की बात की गई कि इन पर मुकदमा चलाया जाएगा, इनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों टीडीएस का विस्तार किया गया। देखिए जिस पे टीडीएस कटा होगा उस पर तो आपको इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा बच्चों। तो टीडीएस का जो दायरा है वो नॉर्मली इनकम के ऊपर भी लगाया जाता है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे मान लीजिए ब्याज है, अगर आपको ब्याज मिल रही है तो टीडीएस कट के मिलता है। कई जगह और भी जगह पे टीडीएस लगता है, लेकिन और भी जगह इसमें यूज़ की गई है टीडीएस के मामले में। तो टीडीएस अब आपको देना पड़ेगा बहुत सारी और भी चीज़ों पर, जैसे घर खरीदने पर, धन खरीदने मतलब विदेशों में जमा किया गया धन पर, नगद सरकार निकासी पर आपको टीडीएस कटेगा। इसके अलावा आप कह सकते हो अगर कोई आप लग्जरी कार खरीदते हो तो आपको टीडीएस कटेगा उसके ऊपर, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स में आप कोई कंपटीशन करते हो, जो लॉटरी वगैरह होती है, उस पर आपको टीडीएस कटेगा। सामानों की बिक्री अगर होती है बड़ी सामानों की तो होगा। अचल संपत्ति का अधिग्रहण करते हो आप तो भी आपको टीडीएस कट के मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो निगम से, तो वहां पर निगम जो है वो टीडीएस काटता है आपके उस पर, हालांकि आप उसे बाद में क्लेम कर सकते हो पर टीडीएस उस पर कटता है। इसके अलावा बच्चों लेवी, देखिए लेवी समझना पड़ेगा, समकारी उद्ग्रहण। बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में आती हैं और भारत में व्यापार करती हैं। कंपनियां जो हैं उनका जो मूल कंपनियां हैं वो विदेशी हैं, जिससे वो भारत के टैक्स से बच जाती हैं। जैसे गूगल है, गूगल जो है वो अमेरिकी कंपनी है, भारत में भी वो कंपनी है, भारत गूगल इंडिया के नाम से, गूगल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। लेकिन जो भी पैसा, जैसे हम मान लीजिए मैं गूगल पे मान लीजिए ऐड चलाता हूं, तो वो सारा का सारा पैसा बिना किसी टैक्स के गूगल कंपनी अमेरिका ले जाती है। तो भारत ने इस पर एक लेवी टैक्स लगाया, हालांकि ये बहुत विवादित है, और अमेरिका ने भी इसके खिलाफ चिंता जाहिर की, काफ़ी सारा विवाद रहा। लेकिन लेवी टैक्स क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए मैं गूगल पे ऐड चलाता हूं, तो गूगल क्या करता है, मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए, बहुत सारी कंपनियां 5 लाख कुछ नहीं है, 5-5 करोड़ रुपए ऐड पे खर्च कर रही हैं, और ये सारा का सारा पैसा जो है ये चला जाएगा एक तरीके से अमेरिका में, और अमेरिकी कंपनी पर भारत सरकार टैक्स लगा नहीं सकती है, इस तरीके का प्रोविजन है कि क्योंकि उसका हेड ऑफिस तो है वो अमेरिका में है। तो उन्होंने लेवी टैक्स लगा दिया ताकि बराबरी करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी 5 लाख रुपए का टैक्स भरती है तो 6% का जो टैक्स है वो देना पड़ेगा सरकार को, और ये कम देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जो टैक्स जो चला रहा है, ऐड चला रहा है। यानी कि सरकार ने कंपनियों पे तो टैक्स नहीं लगाया, ये डायरेक्ट टैक्स है एक तरीके से। यानी कि अगर मान लीजिए मैं 5 लाख रुपए का यूट्यूब पे ऐड चला रहा हूं, तो 5 लाख का 6% यानी कि लगभग 30,000 रुपए मुझे सरकार को देने पड़ेंगे।
ठीक है जी। तो ये प्रोविजन किया गया है कि ये एक तरीके का टैक्स लिया गया है। यहाँ पे एक छूट दी गई है कि अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए से कम खर्च कर रहे हो तब आपको इस तरीके का टैक्स देना नहीं पड़ेगा बच्चों। तो ये सारा का सारा प्रोविजन जो है वो सरकार ने इसीलिए किया है ताकि टैक्स के दायरे में इनको भी लाया जा सके। इसके अलावा अगर ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं, यानी कि जो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन पर 2% का टैक्स लगाया गया है। हालांकि इसके लिए भी कई सारी कंपनियों को छूट दी गई है जिनकी लिमिट है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर 2% का टैक्स लगाया गया है। ये टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हम कंपनियों को देते हैं और कंपनियां ये सरकार के पास जमा कराती हैं। तो बच्चों इसके अलावा कर के बोझ को कम करने के लिए करों की दरों में कमी की गई है। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपसे कि किस तरीके से करों की दरों में कमी की गई है। और करों की दरों में कमी किस तरीके से की गई है बच्चों, एक तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक तो 2.5 लाख रुपए से जो इसकी सीमा जो है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक पे आपको टैक्स देना पड़ता है 5%, और वो भी 12,500 बनता है, और वो भी सरकार ने माफ कर दिया है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक ही है। अपनी सभी बचत करने के बाद जिसकी भी इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको सरकार ये छूट दे रही है। इसके अलावा वेतन भोगी जो करदाता हैं उनको 40,000 रुपए की मानक कटौती की शुरुआत की गई है, यानी कि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है 40,000 रुपए का। इसको बढ़ाकर बाद में 50,000 रुपए तक कर दिया गया है। यानी कि अगर आपकी मान लीजिए इनकम है तो आपकी इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपए, सपोज कीजिए 10 लाख रुपए, मैं आपको बहुत ही सिंपल से बता देता हूं। मान लीजिए मेरी इनकम 10 लाख रुपए है और मैं चाहता हूं कि मैं टैक्स ना भरूं। मान लीजिए 10 लाख रुपए पे मैं टैक्स नहीं भरना चाहता, तो सबसे पहले 50,000 रुपए तो मैं क्या कर सकता हूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकता हूं, यानी कि 9,50,000 रुपए हो गए। ठीक है जी। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए तक का आप सेविंग कर सकते हो। तो 1.5 लाख रुपए सेविंग कर लिया, अब आपकी जो इनकम बची वो बची 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए की इनकम हुई। अब क्या होता है बच्चों, 8 लाख रुपए की जो इनकम है उस पे भी जो आप मेडिकल इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया, मान लीजिए 50,000 रुपए तक की छूट है मेडिकल इंश्योरेंस की। और जो मकान लिया है आपने, मकान लेने पर 2.5 लाख रुपए का जो ब्याज है उस पर आपको कर छूट मिल जाएगी। इस तरीके से देखोगे तो 5 लाख रुपए की इनकम आपकी हो गई। इसके अलावा बच्चों और भी कई तरीके की छूटें हैं, क्योंकि मैं इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं उन सब के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे आप देखिए 10 लाख रुपए की इनकम आपने कमाई और जो टैक्स बनेगा वो आप जाके आपका 0 रुपए बनेगा। तो ये सारी की सारी छूट दी गई है। हालांकि इसके लिए आपको सेविंग भी करनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। इसके अलावा एनपीएस है, अगर आप एनपीएस में पैसा लगाते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे एनपीएस में पैसा लगा दिया जाए तो 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। तो इस तरीके से सरकार ने जो कर की दर है उसमें काफी कमी करने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर आप एक व्यक्ति समझदार है और वो अगर सही से टैक्स प्लानिंग करता है तो वो 10 लाख रुपए पे टैक्स, 10 लाख रुपए की इनकम पे भी 0 रुपए टैक्स बना के काम चला सकता है। ये सारी की सारी बातें हमें बच्चों समझनी है और समझनी आपको चाहिए भी, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल आपके भी बच्चों ये काम आने वाली है समय के साथ में। इसके अलावा मध्यम वर्ग को आवास के लिए देखिए सरकार अफोर्डेबल हाउस को प्रमोट कर रही है और प्रमोट करेगी इसलिए क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि सभी के लिए मकान दिया जाए। इसीलिए सरकार ने कहा है कि अगर आप मकान खरीदते हो अफोर्डेबल रेंज में, एक डेडलाइन है, उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तो मिलेगा। आप एक तरीके से एटीसी के अंदर बचा सकते हो। 2 लाख रुपए जो आप बचा सकते हो, मतलब पहले 1.5 लाख रुपए की लिमिट थी पहले ब्याज की कटौती में, यानी कि ब्याज 1.5 लाख रुपए तक बच जाता था। अब उस 1.5 लाख रुपए की ब्याज को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि आप जो भी ब्याज दे रहे हो 84 के सेक्शन 84 के अंदर, उस ब्याज को आपको 2 लाख रुपए तक आपको एक तरीके से छूट मिल जाएगी। और इसके अलावा बच्चों 2 लाख रुपए के अलावा अगर आपने मान लीजिए एक मतलब मकान खरीदा है तो आपको यहां पे 2 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती देने की बात की जा रही है। मतलब 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कटौती देने की प्रोविजन किया गया है। मतलब एक अगर आप अफोर्डेबल हाउस खरीदते हो, एक लिमिट बताई गई है, मुझे लिमिट याद नहीं है इस डेट से इस डेट के अंदर, तो वो 2 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तो आपको 2 लाख तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ 1.5 लाख रुपए तक का और टैक्स छूट देने की बच्चों बात की गई है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मकान खरीदें। और जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको 36 महीने से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको 36 महीने से घटाकर 24 महीने का बात करने का बच्चों बात की गई है। तो ये सारे के सारे बच्चों प्रोविजंस है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, इसके अलावा जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें भी छूट देने की बात की गई है। तो ये सारे के सारे तरीके हैं बच्चों। इसके अलावा बचत और अन्य लाभ बढ़ाने के लिए, यानी कि जो एटीसी है, एटीसी की जो बचत पहले एटीसी में आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। चिकित्सा बीमा की जो कटौती है
उसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। बच्चों मैंने 50,000 बोल दिया था, सॉरी, उसके लिए 25,000 ही इसकी लिमिट है। और विकलांग व्यक्तियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया, यानी कि ये और एक्स्ट्रा कटौती है बच्चों। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदते हो तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदते हो तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे जो आप ब्याज दे रहे हो 1.5 लाख रुपए, उसको आप सेक्शन 80 EEB के अंदर आप क्लेम कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से आप उसको 1.5 लाख रुपए की छूट ले सकते हो। इसके अलावा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो स्टार्टअप के पात्र हैं उनको 100% लाभ लिंक्ड कटौती का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुपालन में आसानी करने के लिए, देखिए अनुपालन यानी कि एक तरीके से जो भी सरकार ने नियम बनाए उनको पालन भी तो करना पड़ेगा। तो अनुपालन में आसानी करने के लिए व्यापारियों के लिए अनुमानित कराधान सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया गया है। और अविभाजित हिंदू कुटुंब परिवारों के लिए जो बही खाता मेंटेन मतलब एक तरीके से जो सीमा है वो 1,20,000 से 2.5 लाख रुपए तक कर दी गई है। और जो पेशेवर हैं, मतलब जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल हैं, तो उनको 50 लाख रुपए तक की अगर वो प्राप्ति करते हैं तो वो भी 50% टैक्स देकर, यानी कि 50% प्रॉफिट देकर उस पर टैक्स बना सकते हैं। इस तरीके का बच्चों प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा बच्चों वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इन्होंने प्रोविजन किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो चिकित्सा व्यय है वो 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उसको 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और मतलब टोटल मिलाकर जो कटौती है वो 60,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भूल छूट सीमा 3 लाख रुपए तक की गई है। तो बच्चों ये सारे के सारे प्रोविजंस किए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स को आप बना के आप एग्जाम में लिखिएगा और जो भी नया बजट आएगा उसमें जो भी प्रोविजन चेंज होंगे उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे बच्चों। और इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।